प्रस्तुत है पाठ 12 बिस्मार्क की विदेश नीति 1870 से 1890 का शेष भाग। ये नया गठबंधन 1873 के 3 सम्राटों के संघ से कुछ भिन्न था। 1873 के संघ के मुख्य उद्देश्य राजतंत्रीय सिद्धांतों की रक्षा करना तथा राष्ट्रीयता एवं प्रजातंत्र के तथाकथित विनाशकारी सिद्धांतों को रोकना था। इसके विपरीत 1881 के संघ का उद्देश्य राजनीतिक था, विशेषकर बाल्कान प्रायद्वीप में और उससे संबंधित मामलों पर, जो कि यूरोप में विस्फोटक स्थिति में था और जहां रूस एवं ऑस्ट्रिया को अपना अपना क्षेत्र बनाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। यद्यपि जार और उसकी पत्नी ने सितंबर 1881 में डेनजिंग की सरकारी यात्रा की, तथापि नया संघ बहुत कारगर सिद्ध न हुआ। रूस में गैर सरकारी भावना इस संघ के विरुद्ध थी। इस भावना को मुखरित करने वाला व्यक्ति स्कोवेलफ था, जो कि तुर्की के विरुद्ध युद्ध का नायक था तथा जो अखिल स्लावों का पूज्य था। लेकिन स्कोवेलफ की आकस्मिक मृत्यु से रूस की इस मामले में उलझन समाप्त हो गई। ऑस्ट्रिया हंगरी में भी निराशा रही, क्योंकि इस संधि पर हस्ताक्षर करने से ऑस्ट्रिया हंगरी का जर्मनी से द्विपक्षीय संधि करने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। जैसा कि बताया जा चुका है कि द्विपक्षीय संधि रूस के विरुद्ध सुरक्षा समझौता था, लेकिन 3 सम्राटों के संघ के अनुसार बाल्कान प्रायद्वीप में यदि ऑस्ट्रिया से रूस का विरोध हुआ तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने को वचनबद्ध कर था। इन प्रतिकूल भावनाओं के बावजूद बिस्मार्क इस संघ का 1884 में नवीनीकरण करने में समर्थ हुआ, लेकिन 1887 में यह समाप्त हो गया। 4. त्रिपक्षीय मैत्री संधि 20 मई 1882। ये सचमुच ही विडंबना थी कि तीनों सम्राटों के संघ को उचित ठहराने के लिए बिस्मार्क को इटली की एक बड़ी शक्ति बनाने की कल्पना करनी पड़ी और बाद में उस कल्पना को वास्तविक रूप देने को मजबूर होना पड़ा। ये कथन बिल्कुल सही मालूम होता है, क्योंकि 1 वर्ष पहले ही बिस्मार्क ने इटली को किसी महत्व की शक्ति न समझकर उपेक्षित कर दिया था। बर्लिन सम्मेलन में भी इटली के साथ बेरुखी का व्यवहार हुआ था और उसके औपनिवेशिक दावों पर ध्यान न दिया गया था, जबकि एक राज्य को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ था, जैसे इंग्लैंड को साइप्रस, ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया एवं हर्जोगोविना, कुछ हद तक फ्रांस को ट्यूनिस। उसका इटली का प्रतिनिधित्व उस सम्मेलन से खाली हाथ लौटा था, जिससे उसके आत्मसम्मान को आघात पहुंचा था, जबकि इटली शाही शान को प्रदर्शित करने का बड़ा इच्छुक था। उधर फ्रांस और इटली में उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही थी, जिसमें फ्रांस बाजी मार ले गया था, जबकि 1881 में उसने ट्यूनिस पर कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र पर इटली की भी नजरें थीं। फ्रांस के इस औपनिवेशिक फैलाव से इटली काफी खिन्न था और उसका ख्याल था कि उसके अलगाव के कारण उसे अपमान सहना पड़ा था। अतः उसने बड़ी शक्तियों का आश्रय लेने का निश्चय किया और मित्रों की तलाश शुरू की। इटली के राजा ने अक्टूबर 1881 में वियना की यात्रा की, क्योंकि बिस्मार्क ने उसके राजदूत से कहा था कि बर्लिन के रास्ते की चाबी वियना में है। यद्यपि ऑस्ट्रिया हंगरी इटली के प्रति उदासीन था, तथापि वो इटली से आश्वासन चाहता था कि वो दे ही ना सकता था। इस कारण इस यात्रा से कुछ लाभ ना हुआ और इटली का निवेश खाली हाथ लौटा। अब अचानक ही बिस्मार्क, जिसने अभी तक इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इस नतीजे पर पहुंचा कि इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी में विचार विमर्श फिर से शुरू किया जाए। बिस्मार्क के फुसलाने पर फिर से बातचीत हुई और नतीजा निकला त्रिपक्षीय संधि। जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने 20 मई 1882 को इस संधि पर वियना में हस्ताक्षर किए। ये गुप्त संधि थी और इसकी अवधि 5 वर्ष की थी, लेकिन इसको दोहराया जा सकता था। इसे तटस्थता और गारंटी की संधि कह सकते थे, जिसके अनुसार इटली पर फ्रांस का आक्रमण होने की दशा में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी उसकी सहायता करेंगे, लेकिन रूस तथा ऑस्ट्रिया हंगरी या जर्मनी से युद्ध होने की दशा में वो सहायता करने के लिए बाध्य न था, उसे केवल तटस्थ रहना था। लेकिन यदि फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण करे तो इटली ने जर्मनी को सहायता देने का वचन दिया। इसके सिवाय यदि हस्ताक्षर करने वाले देशों में से किसी एक पर या 2 पर दूसरे 2 देश आक्रमण करें तो सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र मिलकर युद्ध करते। इटली को इस संधि से विशेष लाभ न था। उसके लाभ वास्तविक कम, सैद्धांतिक अधिक थे। जैसा कि संधि की प्रस्तावना से जाहिर था कि इस प्रकार है: आम शांति की गारंटी, राजतंत्रीय सिद्धांत को मजबूत करना और उससे अपने अपने राज्य में सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करना। फिर भी इटली को कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हुए।
अब इटली की गिनती बड़े राष्ट्रों में होने लगी, जिससे इतालवी राजतंत्र के अहम भाव की संतुष्टि हुई। पुनश्च इटली की वो शर्त भी मान ली गई कि संधि का उपेय इंग्लैंड के विरुद्ध कभी ना होगा, जिससे इटली के राजतंत्र को सहारा मिला। इटली में ये झूठी आशा हुई कि भूमध्य सागरीय योजनाओं में उसका सहायता प्राप्त होगी। इस संधि से जर्मनी को भी लाभ हुआ, क्योंकि उसने इटली से फ्रांस के विरुद्ध समर्थन की प्रतिज्ञा करवा ली, जो ऑस्ट्रिया हंगरी ने अस्वीकार कर दी थी। इससे एक मध्य यूरोपीय संगठन भी बना, जो शान पवित्र रोमन साम्राज्य के समान समझा जा सकता था। वास्तव में त्रिपक्षीय संधि के कारण जर्मनी दो असंतुष्ट राज्यों से जुड़ गया, एक जो बाल्कान में औपनिवेशिक विस्तार करना चाहता था और दूसरा भूमध्य सागर के दक्षिणी तट पर अधिकार करना चाहता था। दूसरी ओर रूस की बाल्कान क्षेत्र में आकांक्षाएं ग्रेट ब्रिटेन के डर से सीमित हो गई थी। उसकी मुख्य चिंता सुरक्षा की थी। इस कारण रूस में त्रिपक्षीय संधि उसके विरुद्ध समझी गई और वहां के राजनीतिज्ञों के मन में डर तथा शंका के बाद उत्पन्न हुए। क्या बिस्मार्क इन प्रश्नों का उत्तर समझा था? टेलर का ये कथन सत्य मालूम होता है कि बिस्मार्क ने ये संधियां अपने मित्रों को एक प्रकार का बंदी बनाने के लिए की थी। वो अपने मित्रों पर नियंत्रण रखना चाहता था, न कि उनसे मिलकर कार्य करना चाहता था। अंततः यही कारण है उसकी पेचीदा मैत्री संधियों की योजना असफल हुई। 5. जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा रोमानिया संधि 1883। 1881 और 1883 में बिस्मार्क के आशीर्वाद से दो और मैत्री संधियां हुई। जून 1881 में सर्बिया और ऑस्ट्रिया के मध्य तथा 30 अक्टूबर 1883 को रोमानिया, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा जर्मनी के बीच। पहले समझौते से सर्बिया लगभग हैब्सबर्ग शासन के अधीन आ गया, क्योंकि सर्बिया के आर्थिक एवं राजनीतिक मामलों में ऑस्ट्रिया हंगरी को पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए। उधर सर्बिया के शासक को राजा की उपाधि ग्रहण करने का अधिकार ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1882 में स्वीकार कर लिया। रोमानिया रूस से डरा सा रहता था। यद्यपि 1877 के रूस तुर्की युद्ध में उसने रूस का साथ दिया था, तथापि बर्लिन सम्मेलन में उन्हें बेसारबिया दोब्रजा के बदले में रूस को समर्पण करना पड़ा। अतः रोमानिया किसी मध्य यूरोपीय शक्ति से मित्रता करने को इच्छुक था। फलतः 30 अक्टूबर 1883 को एक गुप्त समझौते के अनुसार ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने रोमानिया को आश्वासन दिया कि यदि उस रूस पर हमला करे तो वो दोनों उसकी सहायता करेंगे। रोमानिया ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी की इस शर्त पर सहायता करने का वचन दिया कि यदि रूस रोमानिया के निकटवर्ती ऑस्ट्रिया हंगरी के क्षेत्र पर आक्रमण करे। ये संधि भी समय समय पर नहीं की जा सकती थी और 1914 तक कायम रही। 1883 में बिस्मार्क अपने कूटनीतिज्ञ जीवन के चरम उत्कर्ष पर था। उसके चारों तरफ मित्र ही मित्र थे। ऑस्ट्रिया हंगरी तथा इटली मित्र राष्ट्र बन गए थे। ग्रेट ब्रिटेन का रवैया जर्मनी के प्रति अनुकूल था। रूस भी मैत्री संगठन में बंधा था। सर्बिया की नीति वियना के इशारों पर चलती थी तथा बुखारेस्ट में जर्मनी के राजवंश का ही राजकुमार शासक था। फ्रांस का अलगाव पूर्ण था। ग्रेट ब्रिटेन से वो मिस्र के प्रश्न पर नाराज था और इटली से ट्यूनिस के प्रश्न पर गूंज के शब्दों में। शक्तिमान चांसलर विशालकाय मूर्ति के समान लंबे डग भरकर यूरोप की ओर चल रहा था और छोटे मनुष्य उसकी मुस्कुराहट तथा तेवर को देख रहे थे। 6. त्रिपक्षीय संधि की पुनः स्थापना। तीन सम्राटों के संघ की उपयोगिता की परीक्षा 1885 में हुई। उस वर्ष पूर्वी रोमानिया ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह किया और अपना भाग्य बल्गेरिया के साथ जोड़ दिया। रूस ने इनका विरोध किया और दूसरी शक्तियों से पूर्वी रोमानिया और बल्गेरिया के एकीकरण को रोकने के लिए निवेदन किया, किंतु ऑस्ट्रिया हंगरी को इस एकीकरण से कोई आपत्ति न थी। इंग्लैंड ने भी एकीकरण को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उधर बिस्मार्क इस मामले में चुपचाप रहा, क्योंकि बिस्मार्क की कूटनीतिक ऑस्ट्रिया के साथ प्रगाढ़ दोस्ती पर आधारित थी और ऑस्ट्रिया एक सुदृढ़ बल्गेरिया चाहता था, जो अवश्य ही रूस का विरोधी होगा। लेकिन वो रूस को भी नाराज नहीं करना चाहता था। बिस्मार्क की इस दो मुखी नीति से रूस क्रुद्ध हो गया और रूसी पत्रों में खुले रूप में फ्रांस तथा रूस की मैत्री का समर्थन करने वाले कि इस दो मुखी नीति से रूस क्रुद्ध हो गया और रूसी पत्रों में खुले रूप में फ्रांस तथा रूस की मैत्री का समर्थन करने वाले लेख 1886 की शरद ऋतु में निकलने लगे। फलतः 1887 में तीन सम्राटों का संधि पुनः स्थापित न हो सकी, लेकिन 20 फरवरी 1887 को त्रिपक्षीय संधि पुनः स्थापित की गई। इसमें इटली ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के पृथक पृथक दो विषयों में सहमति की। इटली के इस प्रस्ताव के बदले में
कि वो यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता करेगा। जर्मनी ने त्रिपोलो में इटली के हितों का सशस्त्र समर्थन करने की प्रतिज्ञा की। ऑस्ट्रिया ने बाल्कन में इटली के हितों को स्वीकार करके बाहरी रियायत दी। यह आश्वासन ऑस्ट्रिया ने बिस्मार्क के आग्रह पर दिया गया। बिस्मार्क के प्रोत्साहन पर 12 फरवरी 1887 को इटली और ब्रिटेन ने भूमध्य सागरीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार दोनों देश भूमध्य सागर प्रदेशों में कूटनीतिक सहयोग द्वारा पूर्व स्थिति बनाए रखने की ओर सहमत हो गए। इसी तरह 24 मार्च 1887 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और ब्रिटेन के बीच पत्रों के आदान प्रदान द्वारा यह निश्चय किया गया कि दोनों देश एजियन तथा काले सागर में कूटनीतिक सहयोग द्वारा पूर्व स्थिति बनाए रखेंगे। इसमें भी बिस्मार्क का योगदान था। ये दोनों समझौते सभी भारी विदेश प्रभाव से तुर्की की स्वतंत्रता की रक्षा के सिद्धांत पर आश्रित थे और ये संधियां विशेषकर बल्गेरिया की स्थिति को ध्यान में रखकर निश्चित की गई थी। इससे रूस और जर्मनी के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उधर फ्रांस भी इंग्लैंड से अलगाव महसूस करने लगा और रूस एवं फ्रांस का एक दूसरे के निकट होना संभव मालूम होने लगा। 7. पुनः सुरक्षा की संधि 18 जून 1887। ऊपर कहा जा चुका है कि 1887 में रूस का रुख बिस्मार्क को खतरनाक मालूम हुआ और उसको रूस और फ्रांस का जर्मनी के विरुद्ध गठबंधन का डर सा लगने लगा। लेकिन बिस्मार्क ने फिर कूटनीतिक चालों द्वारा रूस को अपने बंधन में लाने की कोशिश की। फलतः 18 जून 1887 को रूस और जर्मनी के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता हुआ, जो इतिहास में पुनः सुरक्षा की संधि कहलाता है। बिस्मार्क इस कार्य में सफल इसलिए हुआ कि उस रूस काले सागर के जलडमरू मध्यों को बंद रखने के लिए जर्मनी की सहायता चाहता था, क्योंकि उसको इंग्लैंड की नौसेना से खतरा मालूम हो रहा था और इस समय वो बाल्कान में ऑस्ट्रिया हंगरी के इरादों की उलझनों से अधिक ग्रेट ब्रिटेन से खतरा महसूस कर रहा था। फलतः जब रूस ने सहायता का प्रस्ताव रखा तो बिस्मार्क ने पुनः सुरक्षा की संधि के प्रस्ताव को उससे मनवा लिया। इस संधि के अनुसार यदि दोनों में से एक शक्ति का किसी तीसरी शक्ति के साथ युद्ध हो तो दूसरी हितकारी तटस्थता कायम रखेगी और संघर्ष को एक ही क्षेत्र तक सीमित रखने का प्रयत्न करेगी। लेकिन इसमें दो अपवाद थे। पहला, अगर ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूस का हमला हो तो यह आवश्यक नहीं था कि जर्मनी तटस्थ रहे। दूसरा, अगर जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करे तो यह आवश्यक नहीं था कि बल्गेरिया ने जर्मनी को रूस का विशेष प्रभाव स्वीकार करे और कुस्तुतुनिया ने जलडमरू मध्य को बंद रखने के सिद्धांत को भी मान लिया। ये संधि गुप्त रखी गई। ये कहा गया है कि बिस्मार्क ने इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी के विपरीत कार्य किया और संधि को ऑस्ट्रिया से गुप्त रखकर दोमुखी नीति का आचरण किया। लेकिन बिस्मार्क की यूरोपीय योजना में रूस से मित्रता परम आवश्यक थी और उसके अनुसार इस संधि द्वारा वो रूस पर कुछ नियंत्रण कर ऑस्ट्रिया के हितों की रक्षा कर रहा था। वो ऑस्ट्रिया के साथ मित्रता एवं सहयोग को सर्वोच्च महत्ता देता था और उस पर आंच भी नहीं आने देना चाहता था। ये इस बात से जाहिर है कि जब 1887 के अंतिम दिनों में रूस तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में तनाव बढ़ गया तो उसने फरवरी 1888 में 1879 की द्विपक्षीय संधि को प्रकाशित कर विश्व को यह सूचित किया गया कि यदि रूस ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया तो वो ऑस्ट्रिया की मदद करेगा। लेकिन वो रूस को भी नाराज नहीं करना चाहता था। उसने बल्गेरिया तथा जलडमरू मध्यों के मामलों में रूस को कूटनीतिक समर्थन दिया। उपरोक्त विश्लेषण के बावजूद ये लगभग निश्चित है कि अंततः पुनः सुरक्षा की संधि 1879 की द्विपक्षीय एवं 1882 की त्रिपक्षीय संधियों में टकराव था, क्योंकि बिस्मार्क दोनों बड़ी शक्तियों के हितों के टकराव को बहुत समय तक रोक नहीं सकता था और उसे उन दोनों में एक को चुनना आवश्यक था। यद्यपि 1890 में उसने रूस से पुनः सुरक्षा संधि को दोहराने के लिए बातचीत की, लेकिन इसमें संदेह है कि यह अगर 1890 के बाद सत्ता में रहता भी तो रूस से मित्रता बनाए रख सकता। जब 1888 में बल्गेरिया के प्रश्न पर रूस की पराजय हुई लेकिन युद्ध न हुआ, तब बिस्मार्क ने कहा था कि वो अपने सुरक्षित मित्र ऑस्ट्रिया हंगरी की रक्षा करेगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि जर्मनी अंत में ऑस्ट्रिया का साथ देगा। उस स्थिति में रूस को दूसरा मित्र ढूंढना था जो ऑस्ट्रिया हंगरी से न बंधा हो और ऐसा मित्र फ्रांस ही हो सकता था। बिस्मार्क की विदेश नीति का मूल्यांकन 1888 में जर्मनी का सम्राट केसर विलियम द्वितीय बना। उसकी विदेश नीति एवं आंतरिक शासन के बारे में अपने ही विचार थे और इन दोनों क्षेत्रों में ये विचार बिस्मार्क के विचारों से बिल्कुल भिन्न थे। नए केसर के विश्व में
राजनीति, समुद्र पार विस्तार तथा नौसैनिक शक्ति जर्मन विदेश नीति के 3 उप आवश्यक पहलू थे, जबकि बिस्मार्क वास्तव में महाद्वीपीय नीति का पक्षपाती था, जो जर्मनी को परितृप्त राज्य मानता था और समुद्र पार विस्तार को बेमानी। इसका अर्थ यह था कि जर्मनी को यूरोप में अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए और अपने साधनों को व्यर्थ ही नौसेना बनाने में गंवाना नहीं चाहिए। सम्राट तथा उसके चांसलर के विचारों में मूल मतभेदों को देखते हुए दोनों में टक्कर हो गई और मार्च 1890 में सम्राट के व्यवहार का दबंग तथा निरंकुश देखकर बिस्मार्क ने इस्तीफा दे दिया। बिस्मार्क के निष्कासन से उसके द्वारा हुई सुरक्षा संधियों की अधिरचना भी टूट गई और इस तरह बिस्मार्क काल की समाप्ति हुई। बिस्मार्क की विदेश नीति का मूल्यांकन करने के पहले उसकी औपनिवेशिक नीति पर दृष्टिपात कर लिया जाए। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बिस्मार्क उपनिवेशों को भार समझता था। इसी तरह विदेश नीति के बनाने में समुद्र पार विस्तार का कोई योगदान न था। फिर भी वो औपनिवेशिक गतिविधियों में सीमित हद तक दिलचस्पी रखता था, जिससे कि यूरोपीय शक्तियों के संबंध तथा पंक्ति बंधन में जर्मनी की नीति के अनुकूल असर पड़े। उसने इस तरह रूस के मध्य एशिया में फैलाव को बढ़ा दिया, क्योंकि इससे रूस का ध्यान बाल्कान प्रायद्वीप से हटता था और ये क्षेत्र रूस ऑस्ट्रिया हंगरी के टकराव का था, जिसे बिस्मार्क रोकना चाहता था। इसी प्रकार फ्रांस के औपनिवेशिक विस्तार को भी उसने बढ़ावा दिया, क्योंकि इससे उसका ध्यान अल्सास एवं लॉरेन को वापस लेने की मांग से हटता था। फिर भी बिस्मार्क की उपनिवेशों की ओर उदासीनता के बावजूद जर्मनी ने 1884 और 1885 में पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी अफ्रीका, कैमरून, टॉक्सलैंड तथा न्यू गिनी में उपनिवेश स्थापित किए। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि दूसरी यूरोपीय शक्तियों की तुलना में ये औपनिवेशिक उपलब्धियां बहुत कम एवं नगण्य थी। इसमें कोई दो मत नहीं कि बिस्मार्क की विदेश नीति जटिल थी। सम्राट विलियम ने बिस्मार्क के बारे में कहा था, वो 5 गेंदों से एक समय में इस प्रकार खेलता है कि 3 हमेशा हवा में रहे। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि 1871 में जर्मन साम्राज्य स्थापित होने के बाद उसकी नीति आक्रामक न थी और वो रक्षात्मक हो गई थी। वो अब यूरोप में तनाव नहीं चाहता था तथा शांति बनाए रखना चाहता था। वो ये चाहता था कि फ्रांस को यूरोप के राज्य से अलग रखा जाए ताकि वो जर्मनी से बदले के लिए युद्ध न कर सके। टेलर ने ठीक ही कहा है कि उसको हमेशा डर रहता था। वो विजय करना नहीं चाहता था। ये डर था जर्मनी के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों का गठबंधन और उसने हमेशा अपना समय इस तरह के गठबंधन को रोकने में लगाया और यही कारण है वो रूस तथा ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों से मैत्री करने के लिए उत्सुक था तथा वो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में पड़ना नहीं चाहता था, जिससे उसके लिए कहीं और उलझने पैदा ना हो जाए। उसकी मैत्री की नीति मुख्यतः अपनी सुरक्षा के लिए थी तथा इस नीति से यूरोपीय शांति की भी गारंटी हो सकती थी। प्रोफेसर लेगर के सजीव भाषा में बिस्मार्क का संग वास्तविक मान था, जिससे रूसी भालू तथा ब्रिटिश शेर साथ ही रहते थे। वहां सिर्फ फ्रांसीसी मुर्गा गायब था। बिस्मार्क की मैत्री योजनाओं को बहुत आलोचना की गई है। ये सत्य है कि पहले भी ऐसी संधियां की गई थी, लेकिन वे किसी तात्कालिक जरूरत के कारण से की गई थी और उसी समय तक रही जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो गया। लेकिन बिस्मार्क ने उस समय संधि संगठन बनाने आरंभ किए जब जर्मनी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। फ्रांस से खतरे की संभावना थी, लेकिन भविष्य में नहीं, क्योंकि उसे 1870 से 71 के युद्ध की क्षतिपूर्ति करने में काफी समय की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त उसकी आंतरिक स्थिति भी स्थिर न थी, क्योंकि गणतंत्रवाद अभी फ्रांस की धरती में पक्की तरह जमा न था। फिर जर्मनी तथा फ्रांस में कोई औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा भी न थी। फिर भी बिस्मार्क फ्रांस से आशंकित रहता था। उसको डर था कि कहीं फ्रांस यूरोप में अपनी सहायता के लिए और जर्मनी के विरुद्ध मैत्री संगठन स्थापित न कर ले। अतः उसने ऑस्ट्रिया हंगरी से 1879 में द्विपक्षीय संधि की ताकि ऑस्ट्रिया हंगरी फ्रांस की ओर न झुके, और इस संधि को 1882 में बढ़ा दिया गया, जबकि इटली से दोनों राज्यों ने त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिससे कि इटली भी फ्रांस के शिविर में ना जा सके। यद्यपि इससे जर्मनी की सैनिक शक्ति में शायद ही कुछ मजबूती होती थी। बिस्मार्क की नीति का एक आधार रूस को नाराज न करना था, जिससे कि रूस और फ्रांस का गठबंधन न हो सके, और इसी दृष्टि से उसने पुनः सुरक्षा की संधि उससे संपन्न की, जिससे रूस जर्मनी के खेमे से बाहर न जा सके। बिस्मार्क ने अपनी इस नीति से 3 लक्ष्य पूरे कर लिए। उसने
फ्रांस को अस्थायी समय के लिए यूरोप से अलग कर दिया। उसने यूरोप में पूर्व स्थिति बनाए रखी, लेकिन ये कार्य उसने शांतिपूर्ण तरीके से और बिना बिना युद्ध के किया, और अंत में रूस से दोस्ती बरकरार रखी। इन फायदों के बावजूद उसकी मैत्री संघों में कई प्रकार का विरोधाभास था। बिस्मार्क इस समस्या को नहीं सुलझा सका कि ऑस्ट्रिया और रूस दोनों के साथ अच्छे संबंध या मैत्री कैसे स्थापित की जाए, क्योंकि दोनों बाल्कान प्रायद्वीप को आधिपत्य चाहते थे। जब तक बिस्मार्क सत्ता में रहा, वो ऑस्ट्रिया हंगरी पर लगाम लगाए रखा, लेकिन बिस्मार्क के पतन के पश्चात यह असंभव प्रतीत हुआ। तब जर्मनी ऑस्ट्रिया रूस मैत्री अल्पायु मालूम होने लगी, क्योंकि ये आपसी सद्भाव पर आधारित न थी। रूस तथा ऑस्ट्रिया की आकांक्षाएं बाल्कान में इतनी भिन्न थी कि इनको सुलझाना असंभव था। 1875 से 1878 में पूर्वी समस्या के झगड़ों में तीन सम्राटों का संघ विघटित हो गया, और उसी क्षेत्र में 1885 से 1887 में झगड़े से नवजीवित तीन सम्राटों के संघ पर तीखा प्रहार हुआ, और बिस्मार्क के पतन के बाद विलियम ने रूस के संबंध विच्छेद की नीति अपनाई। बिस्मार्क की संधि योजनाओं में और भी दुर्गुण थे। त्रिपक्षीय संधि ठोस आधारों पर नहीं बनाई गई थी। इटली का उसमें सम्मिलित होना संदेहपूर्ण उपयोगिता का था। फिर इंग्लैंड का इसमें कोई स्थान न था। यद्यपि बिस्मार्क इंग्लैंड की मैत्री का इच्छुक था, परंतु इसके लिए उसने कोई ठोस कार्य नहीं किया। वास्तव में उसने रूस को प्रसन्न रखने के लिए इंग्लैंड से मित्रता को तिलांजलि दी। अंत में यद्यपि फ्रांस का अस्थायी तौर पर अलगाव हुआ, उसको संतुष्ट करने या निरस्त करने में बिस्मार्क सफल ना हुआ। उस राज्य के विरोध में उसने जो संगठन स्थापित किए, उसे फ्रांस को मित्रों की तलाश करनी पड़ी। शीघ्र ही यूरोप के सभी गण्यमान राजनीतिज्ञ ये समझने लगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मैत्री संगठन आवश्यक थे, और ये विचार यूरोप की शांति के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। इसलिए फ्रांस एकदम मैत्री संधि के लिए तैयार हो गया जब रूस ने इसका प्रस्ताव किया कि 1894 में दोनों देशों में रूस फ्रांस अस्तित्व नामक संधि की, और बिस्मार्क द्वारा बनाए हुए संधि संगठनों की योजना का अंत हुआ और यूरोप दो गुटों में बंट गया। बहुत से विद्वान बिस्मार्क के मैत्री संगठनों की योजना को पहले महायुद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हैं, लेकिन ये मत पूर्णतः ठीक नहीं है। वास्तव में प्रथम महायुद्ध के लिए जिम्मेदार थी केसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति तथा जर्मन राजनीतिज्ञों का हर मामले में दिवालियापन। वो बिस्मार्क की संधियों के प्रयोजन को समझने में असफल रहे और ऑस्ट्रिया हंगरी की आकांक्षाओं पर लगाम न लगा सके। बिस्मार्क ने कभी अपने देश को खुले रूप में हैब्सबर्ग राजतंत्र में नहीं बांधा था और हमेशा उसकी नीतियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। बिस्मार्क ने तरीका तथा मापदंडों के बारे में जो कुछ भी मत हो, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो कुशल राजनीतिज्ञ तथा विशिष्ट योग्यता का कूटनीतिज्ञ था। समकालीन राजनेताओं में वो सर्वश्रेष्ठ था। वो बर्लिन को तत्कालीन परिस्थितियों पर यूरोप की राजनीति का केंद्र बनाने में सफल हुआ। जब तक उसके हाथ में सत्ता रही, उसके द्वारा रचित संधि प्रणाली ने ठीक तरह कार्य किया। बिस्मार्क को प्रथम महायुद्ध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था, जो लगभग उसके पतन के 25 वर्ष बाद पूर्ण हुआ। 1890 के बाद औपनिवेशिक प्रतिद्वंदता, नौसैनिक प्रतिद्वंदता, समाचार पत्रों में उग्र राष्ट्रवादी लेख आदि ने तनाव को बढ़ावा दिया। यूरोप में शांति की, जिसको बिस्मार्क ने सर्वाधिक महत्ता दी थी, सभी राजनेताओं ने उपेक्षा की। ये सत्य है कि बिस्मार्क की संधि प्रणाली बहुत पेचीदा थी, जिसे उसके समान ही प्रखर बुद्धि का राजनीतिक चला सकता था, और वो दुर्भाग्यवश यूरोप को प्राप्त न था। निश्चय ही ये बिस्मार्क का कसूर न था। टेलर के शब्दों में, सत्ता में बिस्मार्क महाशक्तियों के लिए शांति की गारंटी देने वाला था, यद्यपि इस शांति को जर्मनी ने संगठित किया था। अब इन महाशक्तियों को दूसरी ओर गारंटी ढूंढनी पड़ी, और अंत में जर्मनी के विरुद्ध भी ही गारंटी की आवश्यकता हुई। पाठ 12 बिस्मार्क की विदेश नीति समाप्त।